In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only going through a specified course and syllabus, it is also about gaining knowledge from what you've studied. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sarpatappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Teachers that keep the aforementioned points in their mind while teaching, resulting in their students achieving heights. These teachers always state that they went for the teaching career because they wanted to see the brilliant kids that we have today make the best out of their lives and reach their full potential. They want the kids to not only study but understand. What's a better way to be in a class with children, getting to know the subject so closely that you find yourself engrossed and actually wanting to go on a discovering spree to find out and satiate your inquisitiveness? I still remember when we used to actually find ourselves looking forward to going to the coaching instead of groaning like students usually do. Though the dissolutions were invariably amicable, they were truly seminal. I still wonder how we were bestowed by such amazingly attentive teachers who looked out for each student of their batch and tried their best to help the students. I would like to thank the teachers of Scientific Approach and its teachers for all their efforts. Hello everyone. Today I am going to discuss a new chapter of class 9th chemistry and आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये जो चैप्टर है हमारा वो पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज एलेबोरेटेड फॉर्म में, मतलब हम अभी बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ते हैं क्लास 9th में केमिस्ट्री के इस चैप्टर में. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. लेकिन यही चैप्टर फर्दर क्लास 11th की केमिस्ट्री में 12th के केमिस्ट्री के कुछ पार्ट में आप हर चीज को जो यहाँ आप 9th क्लास में पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड की बुक में, और वही अगर हम आईसीएसई की बात करें तो ये सारी चीजें आप क्लास 7th 8th से पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. और इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो सारी चीजें जो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने डिस्कवर किया था, जिसकी जानकारी हमारे पूर्वजों ने दी थी, उन सभी चीजों को फॉरेनर्स ने, दूसरे कंट्रीज के लोगों ने, साइंटिस्ट ने उन्हीं चीजों को दोबारा से री स्टडी करके वो सारी चीजें हम लोगों से चुरा ली और उन चीजों को, उनकी डिस्कवरी को उन्होंने अपने नाम कर दिया. मैंने यहां प्रयास किया है कि आपको वो सारी चीजें बताऊं जो शायद आपको पता नहीं है कि अगर हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से एटम के बारे में, क्लास 6-7 से एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसका हिंदी नाम है परमाणु, है ना. ये जो वर्ड एटम है या यूं हम कह दें ये वर्ड परमाणु है, जिसको इंग्लिश में बाद में डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस ने एटम के नाम से उसको पुकारा, उसका नाम एटम रख दिया. लेकिन जो परमाणु वर्ड है वो महर्षि कनाद ने 4th से 6th सेंचुरी के समय में इन्होंने इस बात की जो कल्पना थी, इस बात की जानकारी उन्होंने दे दी थी कि अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते रहे, जैसे अगर हमारे पास ये मार्कर है और अगर इस चीज को हम डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जब हम इसके उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम डिवाइड करने में असमर्थ हो जाएंगे. इसका मतलब सिंपल हो गया कि वो पार्टिकल, वो आखिरी पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने, महर्षि कनाद ने 4th से 6th सेंचुरी के बीच में, ये भी एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास इसकी भी पूरी की पूरी जानकारी नहीं है. आप अगर सर्च करेंगे, जो पुराने बुक्स हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उनसे अगर आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इनके जन्म का एग्जैक्ट प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिला है. हाँ, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि जो 4th से 6th सेंचुरी के बीच में महर्षि कनाद ने परमाणु शब्द को सबसे पहले डिराइव किया और उन्होंने ये बात प्रूव करी कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो एक ऐसा भी पल आएगा जब हम उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, उस परमाणु को हम तोड़ने में असमर्थ हो जाएंगे और वो जो आखिरी पार्टिकल होगा उसी को उन्होंने परमाणु के नाम से उसको संज्ञा दी. और इस बात की हमें बहुत खुशी होनी चाहिए हम सभी को कि वो हमारे पूर्वज थे, हमारे ही लोग थे जिन्होंने परमाणु के बारे में ये सारी जानकारी दी. उसके बाद जो हमारे एक और फिलोसोफर हैं पकुधा कात्यायमा, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टिकल्स की चर्चा करी. इन्होंने भी वही बात करी, लेकिन उन्होंने कई सारी बातें बताई
कि अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, अगर हम उन मैटर की बात करें, तो वो सभी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और उन्होंने इस बात को डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टिकल्स के नाम से फर्दर उन्होंने डिस्कवर किया, उसके बारे में हमें जानकारी दी। एंड सरप्राइजिंगली वो भी हमारे पूर्वज थे, वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले थे, वो भी भारत के रहने वाले थे, और उनका नाम था हमारा पकुधा कात्यायमा। और इनकी जो जन्म के बारे में अगर हम जाने तो इनके बारे में भी उतनी अच्छी जानकारी, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट मंथ और ईयर नहीं पता है, इसीलिए इनके बारे में जो जानकारी थी वो 6th सेंचुरी के आसपास इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टिकल्स की संज्ञा दी। और उन्होंने बताया कि पार्टिकल्स ही किसी भी मैटर के बनने में सहयोग करता है। अगर आप किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं और उसके अगर स्मॉलेस्ट इंटिटी की बात करते हैं जिसके कारण वो पर्टिकुलर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज व्हाट द पार्टिकल इज। एंड देन फर्दर ये सभी फॉरेनर्स जो बाहर के लोग थे, उन्होंने फिर एक पर्टिकुलर टर्म दिया और फिर वो सारा का सारा क्रेडिट इन्हें ही दे दिया गया। जो वर्ड एटम्स की हम अगर बात करते हैं, जो परमाणु का इंग्लिश नाम है, इनका जो एटम्स की बात हम करते हैं, इन्होंने जो वर्ड एटम जो दी गई थी वो डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस ने दी थी। और आप समझ सकते हैं कि जो बातें 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में कही जा चुकी थी, उन्हीं बातों को डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस ने एटम की संज्ञा दी, जो हम अभी भी पढ़ते हैं। और अगर आप बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी, इसको हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी वो, अगर हम डाल्टन के जन्म की बात करें तो इनका हमारे पास एग्जैक्ट प्रमाण है। इनका जो जन्म था डाल्टन का, जॉन डाल्टन जिनका पूरा नाम है, 6 सितंबर 1766 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने उन्हीं सब की बातों को एक समरी के फॉर्म में, एक थ्योरी के फॉर्म में, एक पोस्टुलेट्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया, जो हम आज भी पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। इन सभी साइंटिस्टों का जो योगदान रहा, जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो अलग अलग लॉस के फॉर्म में हम क्लासेस में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, जिसमें कई सारी लॉज एग्जिस्टेंस में आई, जो आप 9th में भी पढ़ रहे हैं, जो आप 11th में भी पढ़ रहे हैं, और हायर क्लासेस में भी आप उन्हीं लॉज को पढ़ रहे हैं, जिनको हमने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्रिएट किया और उसी को नाम दे दिया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनकी समरी लेवोजियर एंड प्राउस्ट ने मिलकर दी थी। और फिर उसी लॉज के अंतर्गत कई सारी थ्योरीज आती हैं, जिसमें हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। मतलब उसी लॉ के अंतर्गत कई सारी थ्योरीज आई, कई सारी लॉज आई, जो हम 1 by 1 करके अभी इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होगा, जो क्लास 9 से लेके 12th तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे और वो लॉज जो भी दी गई हैं उनको उन्होंने कैसे प्रूफ किया, कैसे उस लॉ को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला, हम उस बात की भी चर्चा करेंगे। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास जो 5 लॉज हैं, ठीक ना। क्लास 9th में आपको ये 3 लॉज को डिस्कस करना है, जबकि रेस्ट ऑफ जो 2 लॉ हैं वो हम ऑब्वियसली क्लास 11th केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि इन सभी लॉज को हम एक एक करके मैं कवर करूं, ताकि आपको वो सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और जो बेसिक जो लॉज हैं, इसमें लेवोजियर एंड प्राउस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इन दोनों ने मिलके ही ये सारी चीजें डिस्कस करी, ये क्लियर करा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो भी एग्जिस्टेंस में आता है, उनका किन किन थ्योरीज के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, या किन किन थ्योरीज के कारण वो सभी केमिकल सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। जिसमें से जो पहला थ्योरी था, जो पहला लॉ था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहां वर्ड खुद को डिस्क्राइब कर रहा है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, कांस्टेंट रहना, रिमेन सेम रहना, बर्बाद नहीं होना, जितना है उतना ही एग्जिस्ट करना। अगर इनको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हम डिराइव करें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर आप बना रहे हैं, जैसे अगर मैंने यहां आपको C+O2 बनाया है एंड इट बिकम CO2, तो इसका मतलब हो गया कि जो भी मास रिएक्टेंट का होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप इसको टोटल करें, अगर जोड़ें, कार्बन का मास 12 है, यहां ऑक्सीजन का मास 32 है, और यहां भी वही हाल है, कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन का मास 32 है, तो जो टोटल मास है 44, यही इधर भी मास है हमारा 44, जो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रूफ। किसी भी केमिकल कंपाउंड को अगर आप डिस्कस करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो वहां आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि जो भी रिएक्टेंट में अवेलेबल मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट में अवेलेबल केमिकल सब्सटेंस हैं, उसके कारण जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उन दोनों के मास हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस मास रिमेन्स कंजर्व्ड, मास रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के हमेशा ही बराबर होगा, चाहे किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो रहा हो। फिर हमारा जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां रेशियो की बात कर रहे हैं, यहां हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट महोदय ने यह लॉ दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी केमिकल कंपाउंड, जैसे अगर हमने यहां कार्बन CO2 को लिया था, यहां पे CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हम यहां अगर डिस्कस करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है इन टर्म्स ऑफ मास, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम यहां पे 12 ग्राम की जगह अगर हम 11.99 भी अगर हम कार्बन लेंगे और यहां 32 ग्राम की जगह 31.99 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कभी भी फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब यही हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेटमेंट इज एवरी केमिकल कंपाउंड have its composition, its constituent in fixed proportion by mass। मतलब ये कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो भी एटम्स मिल रहे हैं या जिन एटम्स के कारण वो केमिकल कंपाउंड बन रहा है, उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अगर आप वाटर बना रहे हैं तो वाटर और वाटर में मतलब H2O में, आप यहां मैं दिखा दे रहा हूं बोर्ड पे, H2O की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:16 या 1:8 के रेशियो में होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आप पॉइंट में भी अगर इसका परसेंटेज अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो जो वाटर का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं होगा। एंड दिस वाज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। इट मींस अगर हम इसके स्टेटमेंट को अगर हम क्रिएट करेंगे तो हम कहेंगे कि इन एवरी केमिकल कंपाउंड एटम्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे तो इससे को लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसके हेल्प से, कि इन एवरी केमिकल कंपाउंड या फिर इन एवरी केमिकल फॉर्मूले whatever the atoms are present, they all are present in fixed proportion by mass। मैंने क्या कहा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी एलिमेंट इंवॉल्व होंगे, उन सभी का प्रोपोर्शन जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा, तभी वो केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा। एंड दैट वाज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देन वी हैव अ डाल्टन्स लॉ। इन्होंने दो लॉ दिए थे। डाल्टन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी थी अपनी थ्योरीज में, दैट वी विल डिस्कस। देखिए जो थर्ड हमारा स्टेटमेंट है, जो थर्ड लॉ है हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी जॉन डाल्टन ने ही दिया था। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि अगर हम एक सिंपल स्टेटमेंट आपको दें कि वी हैव अ 2 केमिकल कंपाउंड विद द सेम एलिमेंट, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या किया, यहां देखिए कि दो अलग अलग कंपाउंड है, मतलब वी हैव अ मल्टीपल कंपाउंड्स बट दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट रेशियो, है ना। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है,
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का मास यहाँ 12:16 के रेशियो में है, 12:16 के रेशियो में है, जबकि यहाँ पे 12:32 के रेशियो में है। तो डाल्टन ने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहा कि कंपाउंड्स ऑफ डिफरिंग मास रेशियो ऑफ द सेम एलिमेंट्स, तो क्या है यहाँ पे दोनों में एलिमेंट सेम है लेकिन दोनों में रेशियोज क्या है, सेम डिफरेंट है, सेम एलिमेंट्स आर फाउंड बट दे विल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इट मींस रेशियो चाहे जो भी है, आप ध्यान से देखिए, लेकिन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। इट मींस कि अगर हम कई सारे मल्टीपल कंपाउंड्स की बात करें विच आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स बट विद द डिफरेंट रेशियोज, तो इट मींस उन सभी की जो प्रॉपर्टीज होंगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी इन स्पाइट ऑफ हैविंग द सेम एलिमेंट्स इन दैट या इन ऑल केमिकल कंपाउंड्स। यहां मैंने दो एग्जांपल्स देके दिखाया कि कार्बन और ऑक्सीजन से बने हुए दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। और ये प्रॉपर्टीज क्यों अलग है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। मतलब दिस वाज गिवन बाय द डाल्टन महोदय, जो उन्होंने कहा कि अगर कई सारे मल्टीपल कंपाउंड्स की बात करेंगे तो उनमें उन दोनों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, बशर्ते कि हम यहां देख पा रहे हैं कि वो दोनों ही कंपाउंड एक ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। देन वी हैव अ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। हम इसकी चर्चा फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोस आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह का आपको अगर डिस्कशन करना है, किसी भी तरह के अगर डाउट मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करें, कमेंट सेक्शन में आप उसमें पोस्ट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सारी समस्याओं को वहीं पे रिजॉल्व कर लूं। थैंक यू। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो रिचर ने दिया था। 3 लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बाय रिचर इन 1792। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने कई सारी लॉज दी, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ था हमारा वो है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नियम। इसमें एक्चुअली क्या कहा उन्होंने कि अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, जैसे यहां देखिए मैंने यहां ट्रायंगल के फॉर्म में बताने की कोशिश करी है ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूं। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है। मतलब आई हैव 3 डिफरेंट एलिमेंट जो अलग अलग प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है, रेसिप्रोकली कंबाइन कर रहा है। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो वी हैव अ फार्मूला ऑफ CO2। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन को जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो वी आर हैविंग द फार्मूला ऑफ मीथेन। तो ये जो फार्मूला बन रहा है दो एलिमेंट्स का अलग अलग एलिमेंट, मतलब अलग अलग रेशियो में, तो आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली। ऑब्वियसली ये सभी क्या है, अलग अलग एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन कभी हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, कार्बन कभी ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो क्या है, ये अलग अलग तरीके से जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अलग अलग केमिकल कंपाउंड बना रहा है। लेकिन अगर अब इनके मास की बात करें तो इसमें भी हमारा मास जो है वो 1:8 के बराबर है। यहां जो हमारा मास है वो 12:32 के बराबर है। यहां हमारा मास जो है वो 12:4 के बराबर है। यहां ये बताने की कोशिश की जा रही है इस ट्रायंगल रूल के थ्रू कि चाहे आप हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को किसी भी कंपाउंड के साथ अगर आप देखें तो वहां पे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, जो उसकी जो वेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो रेसिप्रोकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अलग अलग तरह का केमिकल कंपाउंड बना रहा है। एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि यहां यह कहने की कोशिश की गई इस लॉ में अकॉर्डिंग टू द रिचर कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड मास के साथ अलग अलग तरीके से अगर हम कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास एलिमेंट्स या हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है, जो कंपाउंड तैयार हो रहा है, उन सभी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगी।
बशर्ते कि उन सभी के पास सभी का जो मास है वो बिल्कुल एक दूसरे का जो है वो फिक्स्ड मास है, लेकिन जो कंपाउंड बन रही हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल अलग हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी पता होगी, याद होगी, क्योंकि ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। बच्चे इसको बहुत अच्छे ढंग से लर्न करके रखते हैं ताकि स्कूल एग्जाम्स में वो इस थ्योरी को स्किप ना कर पाए, वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो डाल्टन ने अपने थ्योरीज में, उनकी थ्योरी का जो एक बिल्कुल जिस्ट फॉर्म है वो ये है कि जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं दुनिया में वो सभी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं और उसको उन्होंने कहा एटम है, और दैट एटम इज इनडिविजिबल, जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एटम फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है। एंड दिस वाज द द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट क्रिएट किया कि एटम इज इनडिविजिबल, वी कैन नॉट ब्रेक एटम इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म, एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम अलग अलग ढंग से पोस्टुलेट्स के फॉर्म में हम यहां लिखने वाले हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक पोस्टुलेट्स, डाल्टन्स एटॉमिक पोस्टुलेट्स, इसी को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी बुक्स में आपको मिलेगा भी, तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, अगर हम डाल्टन्स एटॉमिक पोस्टुलेट्स की बात करें तो जो डाल्टन्स की पहले हिस्ट्री हम समझ लें। जो इनका जो लाइफ स्पैन था वो था हमारा 1766 से लेके 1844 तक, 1766 टू 1844, ये इनका लाइफ साइकिल था, इनका लाइफ स्पैन था। अब वैसे तो कई सारे उन्होंने स्टेटमेंट क्रिएट किए, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी मैटर की अगर हम बात करते हैं, किसी भी तरह का वो मैटर हो, तो उन्होंने ये कहा कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको उन्होंने क्या कहा था, एटम कहा था। मतलब जो बात ऑलरेडी कही जा चुकी थी, जो बात हमारे जो पूर्वजों ने जिन बातों को ऑलरेडी कह रखा था, महर्षि कनाद ने कहा, मैंने अभी डिस्कस किया, आपने सुना, फिर हमारा पकुधा कात्यायमा जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को उन्होंने समराइज कर दिया बहुत ही इंटेलिजेंटली, जिनको हम अभी भी डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। फिर जो सेकेंड लॉ है, उन्होंने कहा कि जो एटम है उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। भैया, तो बात तो वही है, आपने पहले कहा कि एटम इज इनडिविजिबल, फिर उसी बात को एक स्टेटमेंट बदल के उन्होंने फिर से उसी बात को रख दी कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिंपल फॉर्म। ऑब्वियस सी बात हो गई, जब आप पहले ही कह चुके हैं कि एटम जो मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको आपने एटम कहा। लेकिन खैर ठीक है, अब चूंकि उन्होंने ये पोस्टुलेट दी है, उनकी ये थ्योरी है, तो हमें तो ये पढ़ना पड़ेगा, उसी स्टेटमेंट को लर्न भी रखना होगा ताकि हम एग्जाम्स में लिख सकें। फिर से देखिए क्या फिर चालाकी की उन्होंने फिर से स्टेटमेंट बनाया, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल प्रोसेस। बट ऑब्वियस है भाई, जब आप कोई भी केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे हमने यहां मीथेन बनाया, हमने यहां पानी बनाया, हमने यहां कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो बदल थोड़ी जाएगी, वो तो प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेगी। जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है, या जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है, या जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है, वी कांट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इट मींस वो सभी क्या है, उनकी जो प्रोसेस, मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस में उनकी प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं हो सकती है। दैट वाज द थर्ड स्टेटमेंट। फिर हमारा लास्ट, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज आइडेंटिकल। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जिस भी एटम से बना होगा, सारे एटम्स ऑब्वियस सी बात हो गई कि आइडेंटिकल होंगे, चाहे वो हम कंपाउंड की बात क्यों नहीं कर रहे हो। एक ग्लास अगर पानी है तो उस पानी के हम ऊपर, ग्लास के ऊपरी सरफेस से अगर हम 1 चम्मच पानी निकालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज, या हम बीच से 1 चम्मच पानी निकाल रहे हैं, या उसके बॉटम से अगर 1 चम्मच पानी निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर एक प्योर सब्सटेंस है तो आप उस प्योर सब्सटेंस के पूरे यूनिफॉर्म कंपोजिशन में उनकी प्रॉपर्टीज कभी बदल नहीं सकती, ये अंडरस्टूड है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही बेहतर किया, बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने कुछ चूंकि पोस्टुलेट्स देने थे जो दुनिया को बताया जा सकते, कोई भी स्क्रिप्ट जो है वही फर्दर उसको लोग पढ़ते हैं, इसीलिए बोला जाता है राइटिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं
हो सकता है आप उस चीज को भूल जाएं, हो सकता है वो बात आपको कभी याद ही नहीं रहे, लेकिन अगर यही चीज वीडियोज में बन रही है, ये स्क्रिप्ट है जो मैंने इस पूरे बोर्ड पे लिखा है, इसको आप कभी भी पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें फिर से याद हो जाएंगी, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। ये सारी चीजें चूंकि लिखी हुई हैं, इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कभी भी डिस्कस कर सकता है, पढ़ सकता है, चूंकि ये लिखा हुआ है। तो यही काम डाल्टन ने की। डाल्टन ने कुछ स्टेटमेंट्स क्रिएट किए और उन्होंने कह दिया कि भैया ये जो है वो डाल्टन का पोस्टुलेट है, यही डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। भले ही पीछे के जितने भी लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया हो, हम डाल्टन की थ्योरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सो दिस वाज द 4 डिफरेंट पोस्टुलेट्स, जो लास्ट हम फिर से रिपीट में कर दूं। एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज आइडेंटिकल। इसका सिंपल सा मतलब हो गया, किसी भी एलिमेंट की अगर आप बात करते हैं तो उस एलिमेंट में जो एटम होगा वो सभी आपस में आइडेंटिकल होंगे। तो दिस इज व्हाट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स की, है ना, कि डाल्टन्स की थ्योरी में डिमेरिट्स भी थी। डिमेरिट्स को हम केमिस्ट्री में कई वर्ड्स के फॉर्म में जानते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। डिमेरिट्स के लिए हम लोग एनोमलस प्रॉपर्टीज भी यूज करते हैं, डिमेरिट्स के लिए हम लोग ड्रॉबैक भी यूज करते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स हैं, तो आपको इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कुछ बुक्स में आपको ड्रॉबैक मिलेंगी, कुछ बुक्स में आपको एनोमलस प्रॉपर्टीज के फॉर्म में मिलेंगी। तो ये सभी चीजें एक हैं, मतलब सिंपली कि क्या गड़बड़ी थी, क्या गलतियां हुई डाल्टन से, उनकी थ्योरीज में क्या मिस्टेक थी, तो दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डाल्टन की थ्योरी अगर इतनी ज्यादा प्रचलित थी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके बावजूद भी इसमें कई सारे डिमेरिट्स निकले, एंड दैट डिमेरिट्स वी हैव टू डिस्कस। इसमें से जो पहला डिमेरिट था वो ये था कि हम लोग ये तो खैर पढ़ चुके हैं कि देयर आर सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, दैट इज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि डाल्टन ने यह कह दिया था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक रहा कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, एटम के अंदर भी देयर आर सम सब एटॉमिक पार्टिकल, जब उसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो दे हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग अलग अलग सिंबल्स के फॉर्म में भी जानते हैं, EPN के फॉर्म में। उसके बाद एक और गड़बड़ी हुई कि आइसोटोप्स जो है हमारा, है ना, आइसोटोप्स के पास क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अगर आपको ध्यान में हो आइसोटोप्स के बारे में कि ये दीज आर दोज एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग थी। जबकि डाल्टन ने क्या कहा था, सभी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आइडेंटिकल होंगी। तो ये भी उनकी एक डिमेरिट थी, खामी रह गई थी। उसी के साथ साथ आइसोबार के लिए भी जो था वो एक ड्रॉबैक ही कहा गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सेम इन सम रेस्पेक्ट। जबकि उन्होंने ये बात कही थी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स जो होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। लेकिन आइसोबार के केस में क्या था कि ये वो एलिमेंट्स थे जिनके मास नंबर सेम थे बट उनके एटॉमिक नंबर क्या थे, डिफरेंट थे। पोटेशियम और आर्गन के केस में दोनों के मास 40-40 है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो फाइनल था ये प्रूफ कर नहीं पाए, ही फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। भाई उन्होंने कह तो दिया कि एलिमेंट्स को आप कंपाउंड के फॉर्म में, जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो एक कंपाउंड बनता है, बनाता है अलग अलग रेशियो में, रेसिप्रोकल फॉर्म में, केमिकल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, वो केमिकल कंपाउंड कैसे बन रहा है। क्योंकि कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिला तो इसको भी हम लोग जो है वो डिमेरिट्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उनके डिमेरिट्स के बारे में। इस पार्ट में हम लोगों ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी पढ़ा, जो रिचर ने दिया था 1792 में, एंड दीज आर व्हाट वी हैव टू डिस्कस। फिर फर्दर हम अभी डिस्कस करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे एटॉमिसिटी के बारे में, फिर फर्दर हम जाएंगे कि हम कैसे आयंस फॉर्म करते हैं। और इसी तरह से हमारी वीडियो से बिल्कुल जुड़े रहिए, लगे रहिए, ताकि हम फिर फर्दर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें और ये चैप्टर हम कंप्लीटली डिस्कस कर सकें। थैंक यू।